Okay, today we will discuss wave. ठीक है। हम लोग फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं और उसमें हम आज वेव के बारे में पढ़ेंगे। वेव का हिंदी क्या होता है? तरंग, है ना। वेव का हिंदी क्या होता है? तरंग। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने कभी तालाब में पत्थर मारा होगा और तालाब में देखा होगा कि एक वेव लाइक स्ट्रक्चर, एक तरंग पैदा होता है। देखा है? पत्थर जब मारते हैं तालाब में तो एक वेव क्रिएट होता है। वाटर में वेव होता है, वाटर ऊपर नीचे होता है। और वाटर के ऊपर अगर कोई नाव है तो वो भी ऊपर नीचे होता है, आपने देखा है। उसी आपने कई सारे वेव को एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में, जैसे साउंड वेव। ठीक है, साउंड भी क्या है? एक तरह का वेव है, एक तरह का तरंग है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि वेव क्या होता है, तरंग क्या होता है, और वो कैसे एनर्जी को ट्रांसमिट करता है एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले वेव। तो वेव का डिफिनेशन क्या है? The wave is the disturbance. The wave is the disturbance. The wave is the disturbance which propagates energy from which propagates energy from one place to the other. One place to the other without the transformation of matter. Transformation of matter. अब देखिए, इसको समझिए। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? तरंग क्या है? एक डिस्टरबेंस है। और उस डिस्टरबेंस का मतलब हिलना। ठीक है, डिस्टर्ब क्रिएट मतलब वो अस्थिर नहीं है, डिस्टर्ब हो गया। अगर किसी चीज में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कोई रस्सी है, रस्सी को हम ऐसे झुलाते हैं तो वेव क्रिएट होता है। रस्सी ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करता है। तो तरंग क्या है? वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। और वो उस डिस्टरबेंस से क्या करता है? ठीक है, उस डिस्टरबेंस से क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक एंड से दूसरे एंड तक। जैसे रस्सी है, रस्सी को ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, हिलाएंगे, तो जो वेव क्रिएट होगा, है ना। और वो वेव क्या करेगा? एनर्जी को रस्सी के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाएगा। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? रस्सी को जब हिलाएंगे तो एक वेव क्रिएट होगा रस्सी में, और वो वेव क्या करेगा? एनर्जी को, ऊर्जा को एक रस्सी के एक छोर से दूसरी छोर तक ले जाएगा। उसी तरह वाटर में जब आप पत्थर मारते हैं, पत्थर मारने मतलब वाटर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। यानी जहां भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे वहां पे एक वेव क्रिएट होगा, और वो वेव क्या करेगा? वाटर के एक एंड से, पानी के एक तरफ से दूसरे तरफ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर उस वेव में, उस तरंग में हम अगर कोई नाव रख दें, कागज का नाव रख दें, तो वो नाव क्या होगा? एक एंड से, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी वेव क्या है? तरंग क्या है? एक डिस्टरबेंस है। ठीक है, जो क्या करता है? एक छोर से दूसरे छोर तक एनर्जी को, ऊर्जा को ट्रांसफर करता है, मैटर को नहीं। इसका मतलब समझिए, जैसे वाटर में हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ एक छोर से दूसरे छोर तक। ये नहीं कि वाटर ही ट्रांसफर हो गया है, एक छोर से वाटर दूसरे छोर पे नहीं गया, वाटर वही है। ठीक है, पानी जो इधर था इधर ही रहेगा, जो उधर है उधर ही रहेगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वाटर, नदी के इस छोर से उस छोर तक। और वही एनर्जी कैसे हमें पता चलेगा? अगर हम इसमें कागज का नाव डालते हैं तो वो नाव एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक। समझ में आया?
हाँ, तो तरंग क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होता है जो किसी भी वस्तु में क्रिएट होता है, और वो एनर्जी को एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रांसफर करता है। इट ट्रांसफॉर्म, इट प्रोवाइड। अच्छा, ऐसे और ऊपर उतरते हैं तो अच्छा अच्छा। अभी ठीक है लाइट। हम्म। ओ, मैंने रेड में ही नहीं है अभी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हम ये लिख सकते हैं ना, तरंग वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु को आगे बढ़ाने में मदद करता है। सही है। तरंग वह ऊर्जा है, तरंग वह डिस्टरबेंस है जो ऊर्जा को एक छोर से दूसरे छोर तक हस्तांतरित करता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, तरंग, तरंग का हिंदी क्या होता है? अस्थिरता। डिस्टर्ब। या परेशानी, अस्थिरता। डिस्टरबेंस का हिंदी में क्या बोलते हैं? अस- अस्थिरता। तो तरंग एक, तरंग वह अस्थिरता है, अस्थिरता जो ऊर्जा को, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करता है, हस्तांतरित करता है। ठीक है। हाँ, ठीक है। और तरंग दो तरह के होते हैं, तरंग दो तरह के तरंग होते हैं। एक तरंग होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव। हिंदी क्या है? हिंदी क्या? वेव दो तरह के होते हैं, एक यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक। मैकेनिकल वेव और दूसरा, हाँ, दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक, यांत्रिक, यांत्रिक तरंग, और दूसरा यांत्रिक। अयांत्रिक तरंग। तो तरंग दो तरह के हुए, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसे बोलेंगे? जिस वेव को प्रोपोगेट होने के लिए, जिस वेव को प्रोड्यूस होने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़े, उसे यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव बोलेंगे। जैसे रस्सी में तरंग आ रहा है, पानी में तरंग आ रहा है, तो किसी न किसी मटेरियल में तरंग आ रहा है, किसी न किसी वस्तु में तरंग ला रहे हैं। तो अगर किसी तरंग को लाने के लिए, किसी वेव को प्रोपोगेट करने के लिए अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो उसे बोलेंगे मैकेनिकल तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग। जैसे कि रस्सी में तरंग लाना या
पानी में तरंग लाना, है ना। नॉन मैकेनिकल, जिसे किसी वस्तु की जरूरत ना पड़े, जिस वेव को प्रोड्यूस होने के लिए किसी वस्तु की जरूरत ना पड़े, उसे नॉन मैकेनिकल बोलेंगे, अयांत्रिक बोलेंगे। जैसे कि प्रकाश तरंग, जैसे कि प्रकाश तरंग। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइट, लाइट, हीट। देखिए लाइट को पहुंचने के लिए आपको किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, लाइट अपने आप आ जाता है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइट दूर से पृथ्वी तक अपने आप आ जाती है। उसी तरह हीट, हीट जो है मतलब उपमा जो है वो भी एक तरंग है, और वो भी अपने आप ही बिना किसी वस्तु के हेल्प से ही वो हमारे तक पहुंच जाती है। तो नॉन मैकेनिकल में आ जाएगा लाइट, हीट, यानी प्रकाश, उष्मा, प्रकाश और उष्मा। और मैकेनिकल तरंग यानी यांत्रिक तरंग दो तरह का होगा, यांत्रिक तरंग भी दो तरह का, दो प्रकार का होगा। एक होगा लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरा होगा लैटिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य और लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो हाँ, इसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्घ्य तरंग और ट्रांसवर्स वेव को बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, दो तरह के तरंग होंगे। अब दोनों के बीच में हमें डिफरेंट जानना है। और दोनों कैसे हैं, मैकेनिकल वेव है यानी यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग को प्रोड्यूस होने के लिए किसी वस्तु का जरूरत पड़ेगा, किसी ना किसी वस्तु में वो तरंग, या तो किसी सॉलिड में जैसे रस्सी में, या फिर वाटर में, है ना। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव को यानी अयांत्रिक तरंग को प्रोड्यूस होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे लाइट, प्रकाश और उष्मा, वो किसी वस्तु में प्रोड्यूस नहीं होता है वो तरंग। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या अंतर है। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंग। ऐसे ना, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहेंगे, जब भी फिगर को समझिएगा, देखो लॉन्गिट्यूडनल किसको कहेंगे, जब वेव और पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करें, जब वेव और पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करें। देखिए वेव कैसे जा रहा है, वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, वेव भी एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है। ठीक है, एनर्जी जब गया तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया मटेरियल का, यहाँ पे रेफ्रैक्शन हो गया। तो मैं जब वेव
जब वेव और मटेरियल एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट करे, जब वेव जैसे कि आप स्प्रिंग को दबाती हैं तो क्या होता है, मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी छूटता है ना, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है। तो मटेरियल किधर मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में, और वेव भी उसी डायरेक्शन में। अगर हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो स्प्रिंग उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी वेव भी, एनर्जी भी उसी में। और स्प्रिंग को जब छोड़ेंगे तो चोट लगेगा, यानी स्प्रिंग के पास कुछ एनर्जी था, ठीक है। तो एनर्जी यानी वेव मतलब क्या, एनर्जी, यानी एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और मटेरियल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग बोलेंगे। और इसका ऐसा फिगर होता है, कभी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसा स्प्रिंग है कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कभी फैल गया, ठीक है, कभी फैल गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर फैल गया, तो उसमें वेव जो जाएगा आगे की ओर और मटेरियल भी आगे की ओर प्रोपगेट होता है, ठीक है। तो when waves and material, when wave and material या particles, when wave and particles propagates in the same direction, it is called longitudinal waves, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, स्प्रिंग, इसका एग्जांपल है स्प्रिंग और साउंड वेव, साउंड भी ऐसे ही प्रोपगेट होता है, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक साथ आ जाएगा पार्टिकल, फिर रेयरफैक्शन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रेयरफैक्शन, और इसी तरह आगे बढ़ेगा साउंड वेव, यानी एनर्जी भी उसी तरह जा रहा है और पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जैसे स्प्रिंग है या साउंड है, साउंड भी हमारे पास कैसे आता है, कॉन्ट्रैक्शन रेयरफैक्शन के साथ, और साउंड कहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, एयर में हम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। साउंड वेव कहां प्रोड्यूस होता है, एयर में, है ना। अगर एयर नहीं रहे तो साउंड हम तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना। इसीलिए इसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, क्योंकि जिधर पार्टिकल्स प्रोपगेट होता है उधर ही एनर्जी प्रोपगेट होता है। दूसरा है दूसरा जो तरंग है वो है लैटिट ट्रांसवर्स वेव। दूसरा जो वेव है वो है अनुप्रस्थ तरंग, यानी लैटिट्यूड वेव, ट्रांसवर्स वेव, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। देखिए इसमें क्या होता है, वेव ऐसे प्रोपगेट होता है। अब देखिए वेव ऐसे प्रोपगेट हो रहा है, इसका मतलब मटेरियल किधर जा रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, पानी में देखे तो मटेरियल पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ना। वाटर में कैसे होता है, वाटर ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यानी मटेरियल किधर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर, है ना। मटेरियल किधर मूव कर रहा है, ऊपर और नीचे, यानी इस डायरेक्शन में मटेरियल किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे की ओर। लेकिन जो एनर्जी जो जा रहा है, जैसे नाव पे अगर रखेंगे तो नाव किधर जाएगा, ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा, वो आगे की तरफ जाएगा। यानी जो एनर्जी प्रोपगेट हो रहा है, यानी वेव जो प्रोपगेट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समझ में आया। ट्रांसवर्स वेव में यानी अनुप्रस्थ तरंग में जो मटेरियल है वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यानी उसका जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन एनर्जी किधर ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। यानी जब मटेरियल प्रोपगेट करेगा, जब वेव मटेरियल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या हो रहा था, जिधर मटेरियल जा रहा था
कॉन्ट्रैक्शन रेयरफैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रेयरफैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रेयरफैक्शन, और उधर ही एनर्जी जा रहा था उसी डायरेक्शन में। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है, मटेरियल जा रहा है ऊपर नीचे, यानी मटेरियल का मूवमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल जो लंबवत होता है, मटेरियल का मूवमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, और एनर्जी का मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, क्षैतिज दिशा में। तो जहां पे मटेरियल का मूवमेंट और वेव का मूवमेंट परपेंडिकुलर हो, है ना, इस केस में परपेंडिकुलर, मटेरियल मूव कैसे कर रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर नीचे, और वेव किधर को प्रोपेगेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब मटेरियल का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन यानी एनर्जी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंग। समझ में आया? इसका एग्जांपल है, जैसे उसका एग्जांपल था स्प्रिंग और साउंड वेव, इसका एग्जांपल है wave on the surface of water, waves on the surface of water, यानी पानी पे जो तरंग आता है, waves on the surface of water। तो ये दोनों समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। ये दोनों किसके एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव के, क्योंकि इन दोनों के प्रोपगेशन के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए हमें, है ना। लेकिन वैसा वेव जो बिना मटेरियल का प्रोपेगेट हो उसे नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे, जैसे कि लाइट वेव, हीट वेव। लाइट जैसे है शुरू से हमारे आ रहा है तो उसे कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, एयर अगर नहीं भी रहेगा तब भी वो हमारे तक पहुंच जाएगा, इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ बोलिए। देखिए दूसरा है, तो हमने पढ़ा, हमने मैकेनिकल वेव के बारे में देखा। मैकेनिकल वेव दो तरह के थे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, यानी यांत्रिक जो तरंग है वो दो तरह का था, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, हमने दोनों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, यानी अयांत्रिक तरंग, ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। और इसी को नॉन मैकेनिकल वेव को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये होगा अयांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें वेव को प्रोड्यूस करने के लिए किसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेव अपने आप क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे वहां पे क्या हो रहा था, किसी मीडियम मटेरियल की जरूरत पड़ी थी, मटेरियल में वेव क्रिएट हो रहा था, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है। यहाँ पे किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है वेव को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, या मैटर की किसी मैटर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स क्या है, लाइट, हीट, ठीक है, यानी प्रकाश, ठीक है, उष्मा, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ठीक है, प्रकाश और उष्मा इसके एग्जांपल है। अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनका वेव लेंथ कितना होता है, वेव लेंथ का रेंज कितना होता है, ये आपको याद रखना है। वेव लेंथ का हिंदी क्या होता है, तरंग की लंबाई, ठीक है। तरंग की जो लंबाई होती है, तरंग की लंबाई जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वो होता है 10 टू द पावर -14 से लेकर 10 टू द पावर -14 से लेकर 10 टू द पावर 4 मीटर,
यही रेंज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरंग की लंबाई का रेंज कितना है? 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर है। ठीक है, नहीं ये दूरी वेवलेंथ का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को तरंग की लंबाई कहा जाता है, इसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब एक वेव कितने लेंथ का है, फिर ये यहां से दूसरा वेव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक वेव की लंबाई कितनी है उसी को हम तरंग की लंबाई, यानी एक तरंग की लंबाई कितनी है उसी को हम तरंग की लंबाई बोलते हैं, और उसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं, लैम्बडा। तो ये जो लेंथ होता है, जो वेव वन वेव का लेंथ होता है, वो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। हाँ, इतना बस आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻4 मीटर तक। ये हाँ, विद्युत चुंबकीय जो हमारा तरंग होता है उसका रेंज है, उसका रेंज इतना से इतना तक होता है। तो अभी हम लोग जैसे पढ़ेंगे different type of some important electromagnetic waves, some important electromagnetic waves, some important electromagnetic waves, some important electromagnetic waves। तो देखिए, पहला है गामा रेज, उसके बाद है एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा रेज, उसके बाद है विजुअल रेज, विजुअल होगा, मुझे तो सब याद है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव है, शॉर्ट रेडियो, हाँ शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो, यानी रेडियो वेव, सीधे लिख सकते हैं रेडियो वेव, रेडियो वेव। तो ये आपको याद रखना है। अब रेडियो वेव्स दोनों एक ही है, दोनों एक ही में रख रहे हैं रेडियो वेव्स। तो एक्सरेज, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजुअल रे, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। अब देखिए, अब देखिए यहां से फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का साइन ऐसे है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, यानी ऊपर से नीचे जाते हैं हम तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, गामा रेंज का, रेंज का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट का और सबसे कम रेडियो वेव्स का, है ना। लेकिन वेवलेंथ क्या हो रहा है, वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का साइन ऐसे है, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीजेस। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, इधर सॉरी, वेवलेंथ डिक्रीजेस, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी सबसे कम गामा रेंज का वेवलेंथ हो जाएगा और सबसे ज्यादा रेडियो वेव का वेवलेंथ हो जाएगा। तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है, चार ऑप्शन देके बोलेगा अरेंज कीजिए इसको, बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी में या घटते हुए फ्रीक्वेंसी में, बढ़ते हुए वेवलेंथ में या घटते हुए वेवलेंथ में। तो आपको यही नंबर याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, हाँ, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है, समझा।
एक दूसरे के अपोजिट होगा। फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ वेवलेंथ क्या हो रहा है? क्या घट रहा है। वो तो नीचे से ऊपर घट रहा है वेवलेंथ। अभी मैंने यहाँ दिखाया है, नीचे से ऊपर वेवलेंथ घट रहा है, ऊपर से नीचे वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हमेशा वो एक दूसरे से अपोजिट होगा। अगर ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगा, तो ऊपर से नीचे वेवलेंथ इंक्रीज होगा। नीचे से ऊपर अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगा, तो नीचे से ऊपर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। दोनों हमेशा अपोजिट होगा। और मेरा फिर से देखिए, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे, यानी गामा रेज से जब नीचे आएंगे रेडियो वेव की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा और वेवलेंथ इंक्रीज होगा। और जब नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। नीचे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट होगा। हाँ, बस यही आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे ही फंसाएगा आपको कि किसका फ्रीक्वेंसी, चार ऑप्शन देगा, बोलेगा कि इसको अरेंज कीजिए घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो अपना वहां पे दिमाग लगा के ये फिगर याद रखना है। ठीक है, सबसे गामा होता है, लेकिन गामा रेज का सबसे कम वेवलेंथ होता है। हाँ, और बाकी इसके इसके जो डिस्कवरर है उसका नाम याद रखना है। गामा रेज को बैक्वेरल ने, एक्स रेज को रॉन्टजेन ने, अल्ट्रावायलेट को रिटर ने, विजुअल रेज को न्यूटन ने, इंफ्रारेड को हर्सेल ने, और रेडियो वेव को अलग अलग है। हाँ, मार्कोनी कैसे याद रखना है आपको? मार्कोनी और ये सब हेनरी कार्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिस्पेक्ट में। और सबसे ज्यादा है ना, पक्का नहीं हो जाएगा। और मैंने यहाँ बताया कि लैम्डा होता है वेवलेंथ, लैम्डा होता है वेवलेंथ। और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं। तो उसका फार्मूला होता है सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा है वेवलेंथ और क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो कि कितना होता है? 3 into 10 to the power 10 मीटर पर सेकेंड। सी बाई लैम्डा, लैम्डा जिसको वेवलेंथ कहता है, ये है फ्रीक्वेंसी म्यू। म्यू बराबर सी बाई लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर सी बटा वेवलेंथ। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा ये है वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी बराबर, हाँ
इंग्लिश में सी बाई लैम्डा है, लैम्डा ये साइन है इसका। वेवलेंथ, वेवलेंथ। लेकिन ये फॉर्मूला तो दिया ही नहीं है। इसको याद रखिए, यही होता है फार्मूला, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशन इससे निकालते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको क्या कहते हैं? म्यू, वो म्यू का साइन है, वो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं म्यू। ठीक है, सी मतलब स्पीड। स्पीड। तो ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट वेव। ठीक है, तरंग के बारे में ये सारी जानकारी हुई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, साउंड वेव के बारे में। अभी ओके।